बिहार के नए डीजीपी से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। शराबबंदी का मसला हो या कानून व्यवस्था का मसला हो। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा विषय है बिहार में जिसके लिए बिहार सरकार ने काफ़ी खर्च किया और बिहार सरकार का उद्देश्य ये था कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे। काफ़ी खर्च करने के बाद 8 वर्षों बाद भी बिहार की जो स्थिति है वो सबके सामने है। तो इसमें कैसे इसको सफल बनाया जाए या कैसे फिर इससे वापस आया जाए। देखिए, सरकार कोई बेहतर कदम करे, लेकिन अगर उसमें सफलता ना मिलकर उल्टा उसका रिएक्शन हो, यानी करने चले थे भलाई लेकिन अगर समाज में उसका बुराई दिखने लगे, तो सरकार को वो कदम पीछे हटाते हुए वापस मुड़ जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य चाहे जितना भी अच्छा रहा हो कि हम नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन आज का स्थिति क्या है? आज अगर एक सर्वे किया जाए बिहार के अंदर, तो देखा जाएगा कि बिहार में भले ही कुछ लोग शराब पीना छोड़ दिए हों, लेकिन वो शराब के बजाय दूसरे नशा के तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये इस तरह के नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं कि शराब छोड़ दो और ड्रग्स ले लो, शराब छोड़ दो और गांजा ले लो, शराब छोड़ दो और हीरोइन ले लो, शराब छोड़ दो और जो भी और नशीला मादक पदार्थ है, चाहे वो नशीला मादक पदार्थ में दवाइयाँ भी कई तरह के हैं, ये ले लो। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ज़मीन पे जो दिख रहा है वो और सरकार का जो आंकड़ा है वो, इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो सरकार का आंकड़ा है कि काफ़ी लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, काफ़ी लोगों का जो झगड़ा होता था वो कम हो गया। झगड़ा हो सकता है कम हो गया हो, लेकिन सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि बिहार में वाहन चोरी का धंधा तेज़ी से फल फूल रहा है। सरकार इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती है कि बिहार में ड्रग्स का कारोबार भी तेज़ी से फल फूल रहा है। सरकार इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती है कि पुलिस वाले का बैंक बैलेंस पिछले 8 वर्षों में अचानक से तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कमीशन 100 रुपये का बोतल अगर पंजाब से बिहार में जो दारू लाया जाता है, इंग्लिश शराब, सबसे ज़्यादा इंग्लिश शराब पंजाब और हरियाणा से बिहार आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइस कम है और प्राइस कम होने के कारण वहाँ से चलता है, बिहार आता है, बिहार में एंट्री करता है और जो शराब वहाँ पे 100 रुपये का है वही शराब बिहार आते आते 350 से 500 हो जाता है। समझिए कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका कमीशन पुलिस तक पहुँचता है और इसीलिए पुलिस वाले का अकाउंट अगर चेक किया जाए, जिस इलाके में सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी हुई है वहाँ के थाना इंचार्ज का अगर खंगाला जाए डिटेल्स, तो सब दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा, यानी सब स्पष्ट हो जाएगा। तो सरकार का क्या ये उद्देश्य था कि कुछ लोग माला माल बन जाएं और कुछ लोग जेल चले जाएं? कुछ लोग जहरीली और नकली शराब के साथ साथ दवाइयाँ और ये सुलेसन, इसके अलावे जो कप सिरप होता है उसमें अल्कोहल का मात्रा होता है, ये सब चीज़ें बेचकर स्मगलिंग कर कर माला माल हो जाएं और कुछ लोग जेल चला जाएं। क्या सरकार का ये उद्देश्य था? अगर ये उद्देश्य नहीं था तो सरकार को तुरंत ही इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए और सबसे पहले अगर कुछ काम करना चाहिए तो इन केसों में, शराबबंदी केस में जितने भी सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर पुलिस के गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, चौकीदार हो, खबर यहाँ तक है कि जो थाना का गाड़ी चलाता है या किसी भी पुलिस वाले का गाड़ी चलाता है ड्राइवर, वह भी ड्राइवर होने का धौंस दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। अब बताइए क्या सरकार का ये उद्देश्य था? तो अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है बिहार में, शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर ऐसे कानून का क्या मतलब है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी पुलिस वाले, सभी अधिकारी ऐसे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं भी अगर हो रहा है बिहार में, तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा?
ये किसकी जिम्मेवारी है? किसी को तो लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। शराब बंद है या चालू है, इसका जवाब कौन देगा? अगर बंद है तो शराब बिकता कैसे है, और अगर चालू है तो फिर लोगों को पकड़कर जेल में डाला क्यों जा रहा है, इसका जवाब देगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न पुलिस पदाधिकारी के पास है और न ही बिहार सरकार के पास है। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। डीजीपी नए आए हैं, इनसे उम्मीद है लोगों को, लेकिन एक अकेला डीजीपी क्या करेंगे जब पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो, सिस्टम में भ्रष्ट लोग बैठे हों और वो भ्रष्टाचारी कर रहे हों। तो एक डीजीपी 38 के 38 जिलों में घूम घूम कर, सभी थानों में अगर घूम घूम कर निरीक्षण करें, समीक्षा करें, कुछ भी करें, तो उनके पास और भी काम होता है। कैसे संभव है ये? इसके लिए एक टीम बनाई जा सकती है जो इन सब पे नज़र रखे। हर महीने हर थाने का रिपोर्ट मंगवाया जाए कि आपने पूरे महीने में क्या किया, और सीसीटीवी फुटेज भी होनी चाहिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सब देखना संभव नहीं है, लेकिन जहां से शिकायत मिले वहां तो देखा जा सकता है। यानी सबसे पहले शराबबंदी को अगर सफल बनाना है तो पुलिस वाले के ऊपर निगरानी रखना होगा, और जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं उनको दोबारा पुलिस ज्वाइनिंग होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं ड्यूटी, नो, कोई ड्यूटी नहीं। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में उनको किसी और विभाग में भेज दीजिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भेजकर और उनसे शराबबंदी सफल बनाने की उम्मीद रखना बेकार है। दूसरा डिपार्टमेंट का मतलब यह है कि जहाँ पे शराबबंदी केस से जुड़ा हुआ मामला ना आता हो, चाहे तो आप उनको भेज सकते हैं, जैसे जो और होते हैं ना, जिनको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे और कोई जनप्रतिनिधि हो, ऐसे जगह पे उनको भेजा जाए। लेकिन जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको लगाइए। हालांकि समस्या ये है कि स्टार्टिंग में तो सब ईमानदारी होते हैं, बाद में चस्का लग जाता है ना रिश्वत खाने का। और ये सब करने में अगर बिहार सरकार को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा समस्या है, प्रॉब्लम है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि इस कानून में समीक्षा कीजिए, कहाँ कमियां हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कानून वापस भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बैकफुट पर आने और दबाव जैसी बात नहीं है। अगर सफल नहीं हुआ तो इस कानून को वापस ले लिया गया। क्या मतलब है बेवजह थोप कर रखने का, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता हो। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि इसके लिए इतनी सख्ती की जाए। अब कुछ लोग गड़बड़ करने वाले सभी जगह मिलते हैं, चाहे शराबबंदी हो या शराब चालू हो। जिसके पास खुद का विवेक नहीं है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पाना उसे पीना है, उसे आप क्या समझाएंगे, उसे क्या बताएंगे आप? ऐसे लोग समाज में नफरत और समाज को नीचा दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। जो सभ्य लोग हैं उनका ये सब काम नहीं होता है। बिकने को बाजार में जहर भी बिक रहा है, जिसे सुसाइड करना है वो जहर खाकर सुसाइड करता है। तो आप क्या करेंगे, उसे कैसे बचा लेंगे? वैसे ही शराबबंदी में जो समस्या है उसका समाधान सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप समीक्षा कर लीजिए कि आखिर इसमें समस्या है कहाँ, वो कौन लोग हैं और क्यों हैं, सिस्टम में क्यों बैठे हैं, सिस्टम को क्यों खराब कर कर बैठे हैं। ये सब सरकार की जिम्मेवारी है। नए डीजीपी आए हैं, ये कुछ दिन प्रेशर डालने का कोशिश करेंगे, दबाव डालने का कोशिश करेंगे कि पुलिस वाले संभल जाएं, डर जाएं और ईमानदारी से काम करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, सब एक दूसरे को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि इससे क्या हो सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और इसके बाद फिर सिस्टम वहीं का वहीं पहुंच जाता है। जैसे होता है ना, स्टार्टिंग में जब दूध में गर्मी आता है तो उसमें उबाल आता है और उफान मार कर वो बर्तन से बाहर आने लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका उबाल ठंडा होने लगता है
तो फिर उसका असली जो लेवल है वो लेवल पर आकर रुक जाता है। वही हाल हर सिस्टम में हर जगह पे लागू होता है और होता भी वही है। स्टार्टिंग में जो कोई नया पदाधिकारी आता है तो अपना रौब दिखाता है और वो कोशिश करता है कि इसी तरह से चले, लेकिन सिस्टम जहाँ 90% भ्रष्ट हो वहाँ 10% कितना भी ईमानदार आ जाए कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो अब देखना ये है कि डीजीपी साहब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि समस्या बड़ी है तो कदम भी बड़ा उठाना पड़ेगा, ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या उठाने वाले हैं ये जानने के लिए अगला अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।